द एम्पलीट्यूड ऑफ ए डैम्प्ड ऑसिलेटर बिकम्स 1/2 आफ्टर टी सेकेंड। टी सेकेंड्स में 1/2 हो जा रहा है, तो पूछ रहे हैं कि 3t सेकेंड्स में कितना हो जाएगा। तो टी सेकेंड्स में अगर आपका 1/2 हो गया है तो 2t सेकेंड्स में उस हाफ का भी 1/2 हो जाएगा यानी 1/4 हो जाएगा, और 3t सेकेंड्स में उसका भी 1/2 हो जाएगा यानी 1/8 हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिके होता है। टी टाइम पे जो एम्पलीट्यूड होता है वो होता है a0 टाइम्स e⁻⁻ लैम्डा टी या माइनस गामा टी। ठीक, तो ये हाफ लाइफ जैसी सिचुएशन है, एक्सपोनेंशियल डिके है, रेडियो एक्टिव डिके जैसा होता है एकदम सेम। तो टी टाइम में अगर हाफ हो गया है तो 2t टाइम में उसका भी 1/2 हो जाएगा, और 3t टाइम में उसका भी 1/2 हो जाएगा यानी 1/8 हो जाएगा। तो 1/8 हो जाएगा, और n की वैल्यू पूछ रहे हैं तो n की वैल्यू इसमें आएगी बी पार्ट। ठीक है, मैंने गलती से इसमें a टिक कर दिया था, वो आएगी बी पार्ट। और उसके बाद फर्स्ट के बाद जो है वो आपने पूछा है इसमें 11, जो जो पूछे गए हैं वही वही डाउट बात होगी बस। ठीक है, फर्स्ट के बाद है इसका जो 11 जो पूछा, आंसर्स में टिक करवा देता हूँ। आंसर जो इसके हैं, सेकंड वाले का आंसर है ए पार्ट। ठीक है, थर्ड वाले का आंसर भी ए पार्ट है, फोर्थ वाले का आंसर भी ए पार्ट है, फिफ्थ वाले का जो आंसर है वो है सी पार्ट, सिक्स्थ वाले का जो आंसर है ये रिड्यूस मास वाले कंसेप्ट से होगा। सिक्स्थ वाले का जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी पार्ट, रिड्यूस मास से होगा, m और m का रिड्यूस मास m/2 हो जाएगा, तो बस m/2 आ जाएगा यहाँ पे। सेवेंथ वाले का आंसर है आपका सी पार्ट, एट्थ वाले का आंसर है सी पार्ट, नाइन्थ वाले का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डी पार्ट, और टेंथ वाले का जो आंसर आएगा आपका, टेंथ वाले का आंसर आएगा डी पार्ट। उसमें से कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, टी जो था टाइम पीरियड के स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए टाइम पीरियड टी था, और अगर हम स्प्रिंग को आधा कर देंगे तो 2k हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट, और टाइम पीरियड t/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो आंसर बनेगा वो भी, टेंथ वाले का जो आंसर बनेगा वो भी बनेगा डी पार्ट। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा है 11, तो ये 11th में ये k और k ये दोनों आपके पैरेलल में है, तो ये 2k हो जाएगा, और ये 2k और ये 2k ये दोनों भी आपके पैरेलल में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4k, तो इसका 11th का आंसर बनेगा आपका 4k सी पार्ट। 11th का आंसर बनेगा सी पार्ट। 12th का जो आंसर बनेगा, 12th भी पूछा गया है, तो 12th का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर आप 12th पूछ रहे हो तो आपसे फिर जो 9th था वो हो जाना चाहिए था, फिर मतलब नहीं होना चाहिए था अगर 12th फंस रहा है तो। ठीक है, तो 9th भी नहीं होना चाहिए था। 12th में डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। 12th का फॉर्मूला जो हमने प्रूफ किया है क्लास में वो होता है 2π√m/a रो जी, और यहाँ पे डेंसिटी d है और ये g। ठीक है, तो ये आपका आंसर बनेगा 12th का ए पार्ट, ए सिग्मा जी। ए सिग्मा जी के फॉर्मेट में हमने याद किया था T=2π√m/a सिग्मा जी। उसके बाद 12th के बाद आपने आंसर तो सभी के टिक कर लेते हैं। 13 का जो आंसर आएगा, अगर बहुत सारी स्प्रिंग्स k 2k 4k 8k इस तरह से सीरीज में कनेक्ट है तो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट सबसे छोटे वाले स्प्रिंग कांस्टेंट से भी छोटा आएगा, यानी नेट स्प्रिंग कांस्टेंट k से भी कम आना चाहिए, और k से कम इन सब में सिर्फ एक ही है, वो है आंसर बी पार्ट। तो 13 का आंसर बनेगा बी पार्ट। 14 का जो आंसर है वो भी आपका बी पार्ट आएगा। 15 में इन दोनों में जो फेज डिफरेंस है बस वही डिफरेंट है। ठीक है, ए और बी दोनों एक साथ एक ही टाइम पे मीन पोजीशन पे हैं, बट ए भाग रहा है पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ, बी भाग रहा है नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ। फिर जब ए पहुंच गया पॉजिटिव एक्सट्रीम पे तब बी आ गया नेगेटिव एक्सट्रीम पे, फिर ये वापस आ रहे हैं। तो एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड सब सेम है, बट इनका डिफरेंस क्या है, इनके डिफरेंट फेज जो है वो इनके डिफरेंट है। उसके बाद आपने पूछा है 17th। 16th वाला बहुत आसान है। 16th वाले का जो आंसर है वो बनेगा आपका डी पार्ट, एक सेकेंड। ठीक है, 17th वाले का जो आंसर बनेगा, 17th वाला आपने पूछा तो 17th वाला वाकई आसान है। इसमें ये के और के मानेंगे, दोनों के और के हैं, तो ये के और के पैरेलल में है तो ये 2k हो जाएगा, और 2k के साथ ये के सीरीज़ में है तो नेट हो जाएगा 2k/3।
तो टाइम पीरियड जब आप लिखोगे टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड होगा 2π√m/k, और k की जगह क्या लिखेंगे हम 2k/3, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला बनेगा वो 3m/2k बनेगा, यानी बी पार्ट। 17 का आंसर बनेगा बी पार्ट। 18 का आंसर, टाइम पीरियड अगर t है तो पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड t/2 होगा, फ्रीक्वेंसी डबल होती है, टाइम पीरियड आधा होता है, तो 18 का आंसर बनेगा सी पार्ट। ठीक है। 19 में पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं कितनी कितनी होगी। ठीक है, तो पहले में मान लिया इलोंगेशन x1 है, दूसरे में मान लिया इलोंगेशन x2 है, तीसरे में मान लिया इलोंगेशन x3 है। तो अगर हम फोर्स बैलेंस की क्वेश्चन लिखेंगे तो लिखेंगे k1 x1 किसके बराबर होगा आपका, k2 x2 के बराबर होगा, और वही किसके बराबर होगा, k3 x3 के बराबर होगा, और वही किसके बराबर होगा, वही वेट mg के बराबर होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं, तो पहले की जो पोटेंशियल एनर्जी हुई u1 वो हो जाएगी हाफ k1 x1 का स्क्वायर, और इसमें अगर हम k1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा k1 स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन 2k1, और k1 x1 होगा mg, तो ये बनेगा m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन 2k1। ये पहले की पोटेंशियल एनर्जी। इसी को देख के दूसरे की जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन 2k2। इसी को देख के जो तीसरे की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन 2k3। तो जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ए पार्ट। ट्वेंटियथ आपने पूछा नहीं है, 20th का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी पार्ट। 21 का जो आंसर है वो बनेगा डी पार्ट। 22 का जो आंसर बनेगा सी पार्ट। ये सारे आसान क्वेश्चन थे। 23 मैंने आपको कहा था ये 10 की पावर -3 है, 10 की पावर -8 नहीं है, 10 की पावर -3 है, वो मैंने आपको पहले से बताया था। तो 23 का आंसर जो आएगा वो अराउंड डी पार्ट 93 के आसपास बनेगा। उसके बाद 24 का जो आंसर बनेगा वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर तो 273 डालेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। तो इसमें जो आंसर बनेगा वो 331 के आसपास आएगा, अप्रोक्सीमेट 330 के आसपास आएगा। तो ये आपका आंसर बनेगा सी पार्ट 24 का। 25 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी पार्ट। क्लोज एंड और ओपन एंड समझाया था मैंने आपको। 26 और 27 में समझ लेते हैं। एक ओपन पाइप है, ओपन एट बोथ द एंड्स है, तो nth हार्मोनिक की जो फ्रिक्वेंसी होगी 26 में तो वो होगी n टाइम्स ओपन एट बोथ द एंड्स होता है b/2l। ये ओपन एट बोथ द एंड्स है और ये फ्रिक्वेंसी आपको दी है 1100 हर्ट्ज। तो यहाँ से n फाइंड कर लेते हैं कौन सा हार्मोनिक होगा ये। तो v कितना, v है आपका 330/2l। l कितना है, l है 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1100। तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे 1100 टाइम्स और 1100 से 1100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है, इसका ऑप्शन गलत था, इसका ऑप्शन मैंने 4 टिक कर दिया था, बट आंसर इसका कितना है 2। तो सेकंड हार्मोनिक होगा वो। ठीक, अब कह रहे हैं 27 में कह रहे हैं उसी क्वेश्चन में अगर एक एंड को क्लोज कर दिया जाए तो कौन सा हार्मोनिक होगा। तो अगर एक, तो मान लिया फिर से कि मैंने कहा nth हार्मोनिक है और एक एंड को क्लोज कर देंगे तो v/4l का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल आना चाहिए, यानी n की वैल्यू 1, 3, 5 ऐसे होनी चाहिए, और ये वैल्यू आपकी 1100 के आसपास 1100 होगी दिया है क्वेश्चन में। तो जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब 4 आ जाएगी तो ये हो नहीं पाएगा क्योंकि फोर्थ हार्मोनिक तो मिलेगा नहीं उसमें। पहला हार्मोनिक मिलेगा क्लोज पाइप पे, पहला मिलेगा, तीसरा मिलेगा, पांचवा मिलेगा। तो इसलिए 27 का आंसर ठीक था। 27 का जो आंसर था वो वही बनेगा डी पार्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, 27 का आंसर सही था। 27 का आंसर बनेगा डी पार्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। 28 में 28 नहीं पूछा आपने। 28 का जो आंसर है वो है बी पार्ट 422। 29 का जो आंसर है वो है सी पार्ट, सॉरी 29 का जो आंसर है वो सी पार्ट नहीं है। 29 का आंसर जो है सी मैंने गलत टिक कर दिया। 29 का आंसर आपका बनेगा डी पार्ट। ठीक है, ये गलत टिक हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है एक डॉपलर इफेक्ट का। तो जब लाइट टकरा के और वापस आ रही होती है, एक रॉकेट मूव कर रहा है 200 की स्पीड से स्टेशनरी टारगेट की तरफ, वाइल मूविंग इट एमिट्स ए वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी। मूव करते टाइम कितनी फ्रीक्वेंसी की वेव एमिट कर रहा है, 1000 हर्ट्ज की। और जब वो टकरा के वापस आएगी तो ये पहाड़ी से टकराने जैसी है। नहीं, एक मिनट,
कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड एज डिटेक्टेड बाय द टारगेट। ओहो, ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ये डी आंसर भी नहीं बनेगा इसका, इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिटेक्टेड बाय द टारगेट, टारगेट ने क्या डिटेक्ट करी होगी ये पूछ रहे हैं, ठीक है। 30th में है, 30th में है कि जब वो टकरा के वापस आएगी रॉकेट में एज ए इको, तब रॉकेट कितनी डिटेक्ट करेगा, तो वो हाँ 29 और 30 के आंसर्स अलग हो जाएंगे फिर शायद। देखते हैं जरा, सॉल्व करते हैं। तो ये एक रॉकेट है, रॉकेट मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, 200 की स्पीड से, और इस कितनी फ्रीक्वेंसी f0 एमिट कर रहा है, तो वो है 1000 हर्ट्ज। और यहाँ पे एक स्टेशनरी टारगेट है, ये रेस्ट में है, तो टारगेट कितनी एमिट करेगा, फिर टारगेट से जो रिफ्लेक्ट होकर आएगी वो कितनी होगी, तो पहले टारगेट कितनी डिटेक्ट करेगा वो निकाल लेते हैं। तो f डैश इज इक्वल टू एपरेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एक्चुअल इनटू जो ऑब्जर्वर है वो तो आपका रेस्ट में है, तो ऊपर 330 ही लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 330 पास जा रहा है तो माइनस 200 1000 नहीं, आंसर आ जाएगा 330 अपॉन 130, बिल्कुल ठीक है, आंसर डी पार्ट आएगा, ठीक, डी पार्ट। तो ये आ जाएगा 2540, सही है, ठीक है, डी पार्ट करेक्ट है आंसर, गलत नहीं हुआ, ठीक। अब अगले वाले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी तो फ्रीक्वेंसी क्या डिटेक्ट होगी। तो टारगेट ने कितनी डिटेक्ट करी, तो टारगेट ने जो डिटेक्ट करी है वो है 2540 के आसपास हर्ट्ज, और जो ये डिटेक्ट करेगा वही ये एमिट कर देगा। तो अब दोबारा से जो प्लेन है, जो आपका एयरक्राफ्ट है, वो कितनी डिटेक्ट करेगा, तो फिर से हम फॉर्मूला लगाते हैं, एफ एपरेंट इज इक्वल टू, अब टारगेट ने जो एमिट करी, जो डिटेक्ट करी है वही टारगेट रिफ्लेक्ट करेगा, तो कितनी रिफ्लेक्ट करेगा 2540, और अब आपका जो ऑब्जर्वर है वो चल रहा है, तो 330 प्लस 200, और जो सोर्स है वो आपका रेस्ट में अपॉन 330। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर जो बनेगा वो 4000 में आपका आ जाएगा, ठीक है, 4080 के आसपास आंसर बन जाएगा, 4080 के आसपास हर्ट्ज जो है वो आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो जो अगला वाला क्वेश्चन है वो आपका आंसर बनेगा डी पार्ट, ठीक है। तो 29 का भी आंसर ठीक है, ठीक दिया था, और 30 का भी आंसर ठीक दिया था, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम 31 पे। 31 बहुत ही सिंपल है, 31 आपने पूछा भी नहीं है। 31 में आपको बस वेलोसिटी निकाल लेनी है और टाइम निकालने के लिए लेंथ अपॉन वेलोसिटी कर देनी है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 31 का आंसर बनेगा बी पार्ट, 0.5 सेकेंड्स। उसके बाद क्वेश्चन जो पूछा गया वो 32 पूछा गया। 32 में कह रहे हैं कि स्टोन है, उसको हमने 300 मीटर हाइट से गिरा दिया गया है और पानी में हिट कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है, साउंड वापस आ रही, कितनी देर में वापस आ जाएगी साउंड। तो जो टोटल टाइम होगा वो होगा √2h/g, ये तो स्टोन के गिरने का टाइम होगा, प्लस साउंड के वापस आने का टाइम, तो h अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो आप सारी वैल्यू डालना, आराम से सॉल्व करना, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से जो आंसर आना चाहिए था इसका वो 8.7 सेकेंड के आसपास आएगा, ठीक है। 300 मीटर वापस आनी है साउंड और 340 है, तो वापस आने में 1 सेकंड भी टाइम नहीं लगेगा साउंड को। तो बस ये जब आप कैलकुलेट करोगे 300 मीटर का, तो ये 8 से कम है, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 1 सेकंड भी नहीं है, तो 8 पॉइंट समथिंग आपको आंसर मिलेगा। 32 का आंसर बनेगा सी पार्ट, 32 पूछा गया था। 33 नहीं पूछा है, 33 नहीं पूछा किसी ने। इसमें स्टील वायर की लेंथ दी है, मास दिया है, और स्पीड ट्रांसवर्स वेव की पूछ रहे हैं, इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड के बराबर हो जाए, तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव की स्पीड होगी √T/μ, और म्यू होगा मास पर यूनिट लेंथ, और ये आप चाहते हो ये 343 के बराबर हो जाए, तो थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर वगैरह करना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन जाएगी। और 33 का जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा 2.06 × 10⁴ बी पार्ट। उसके बाद 34, हाँ 34 पूछा गया है। तो 34 में एक बैट एमिट कर रहा है, अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी है 100 किलोहर्ट्ज की, और इफ़ द साउंड मीट्स ए वाटर सरफेस व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ ट्रांसमिटेड साउंड, जो पानी में साउंड घुस जाएगी उसमें वेवलेंथ पूछ रहे हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होती है, वेव वेलोसिटी के बराबर होती है। फ्रीक्वेंसी तो सभी मीडियम में सेम रहेगी, तो वाटर में अगर वेवलेंथ निकालनी है तो वाटर में वेव की स्पीड को यूज़ करेंगे। तो वाटर में जो वेवलेंथ आपकी आएगी वो जो आएगी वेलोसिटी इन वेव अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी कितनी दी है, तो 1486 दी हुई है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 100 किलोहर्ट्ज। किलोहर्ट्ज का मतलब 10⁻³ तो ये 10 से 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, सॉरी +3 किलोहर्ट्ज +3, तो ये ऊपर जाएगा तो ये -3 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.486 मिलीमीटर।
तो आप इसको 1.49 मिलीमीटर भी कह सकते हो। ए पार्ट आपका आंसर मिल जाएगा। 34 का ए पार्ट। 35 देखते हैं। 35 तो बहुत ही आसान था। ठीक है, ये आपको वेव की क्वेश्चन दी है और लीस्ट डिस्टेंस पूछ रहे हैं बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट। सक्सेसिव क्रस्ट और सक्सेसिव ट्रॉ के बीच की डिस्टेंस ही तो वेवलेंथ होती है, तो बस आपको वेवलेंथ निकाल देनी है। तो ये जो 0.186 है ये क्या है, तो ये है के, और के जो है के होता है 2π/λ, और ये है 0.0186। बट यहाँ से जो लैम्डा आएगा वो आपका सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि एक्स और वाई जो है वो सेंटीमीटर में है। तो x अगर सेंटीमीटर में तो ये 0.018 सेंटीमीटर इन्वर्स बनेगा, तो लैम्डा जो आएगा वो सेंटीमीटर्स में आएगा। तो लैम्डा कितना आ जाएगा, तो लैम्डा आ जाएगा 2π/018। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सेंटीमीटर है। अब इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 20π/18। पाई की वैल्यू डाल दीजिए 3.14। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 3 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नियरेस्ट आंसर है वो 3.5 है, तो हम क्या आंसर टिक कर देंगे 3.5, बी पार्ट। 35 का बी पार्ट। थर्टी 35 के बाद 36 नहीं पूछा है किसी ने। 36 का जो आंसर आएगा वो आएगा सी पार्ट। ये भी वैसे ही है, स्पीड आपको पता है और आपको फ्रीक्वेंसी पता है, तो वेवलेंथ पूछ रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद 37 पूछा है किसी ने। 37 भी बहुत सिंपल है। कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशंस, फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशंस ऑफ 2 पॉइंट सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 0.5 मीटर। आपको पार्ट डिफरेंस दिया है, फेज डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो कौन सी रिलेशन यूज करेंगे हम, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो 2π/λ कितना होगा, तो ये 2π और ये 0.008 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2π/λ के बन जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2π इंटू 0.008, ये बनेगा 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। कितना, डेल्टा एक्स है 0.5 मीटर यानी हाफ मीटर। लेकिन सिचुएशन ये है कि ये जो एक्स है वो सेंटीमीटर में दिया है, एक्स और वाई यहाँ पर जो सेंटीमीटर में, तो ये जो चीज़ है ये सेंटीमीटर इन्वर्स है, और ये जो है वो मीटर में है। तो ये जो मीटर है इसको भी सेंटीमीटर में बना लेते हैं, तो सेंटीमीटर इन्वर्स से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तब आपकी बात पूरी बनेगी। तो 0.5 मीटर को हम 50 सेंटीमीटर कर लेते हैं। ये आपका सेंटीमीटर इन्वर्स हो गया, तो ये सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो देखते हैं कितना आने वाला। पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 ये लग जाएगा। 1 0 से ये 0 कैंसिल आउट हुआ, 5 से कैंसिल करेंगे 20 टाइम्स, 2 से कैंसिल करेंगे 10 टाइम्स, तो ये आपका 0.8 पाई हो जाएगा, 0.8 पाई। तो ये दो क्वेश्चन थे जिसमें सेंटीमीटर इन्वर्स का खेल था और उसमें गड़बड़ होने के चांसेस थे। 37 का डी पार्ट। उसके बाद 38 आसान है। इसमें फंडामेंटल मोड है 45 हर्ट्ज का, और मास वायर का दिया है और लीनियर मास डेंसिटी दी है। टेंशन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मास पता है और मास पर यूनिट लेंथ पता है, तो सबसे पहला काम ये करना है, यहाँ से लेंथ फाइंड कर लेनी है। ठीक, लेंथ पता लगते ही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा V/2L, और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको दी है 45 हर्ट्ज। लेंथ आपको पता लग जाएगी तो यहाँ से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, और वेलोसिटी को लिखना √T/μ। तो आपको म्यू आपको पता है, वेलोसिटी आपने फाइंड कर ली, तो यहाँ से T फाइंड हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है, आप करोगे सॉल्व और तब आपको आंसर मिलेगा। और 38 का जो आंसर आ रहा है वो मैंने सॉल्व किया है। मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो आपको मिलेगा 248 न्यूटन, सी पार्ट। तो पूरी कैलकुलेशन करके ये फाइंड किया है, तो 248 न्यूटन आपको आंसर मिलेगा। उसके बाद हम आते हैं 39 पे। 39 में दो वेव्स दिए हैं, y1 और y2, और ये दोनों सुपर इम्पोज कर रही हैं और स्टैंडिंग वेव के बारे में पूछ रहे हैं, एम्पलीट्यूड कितना होगा उसका किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। तो सबसे पहला काम है आपको स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन बनानी है। ठीक, सबसे पहला काम है स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन। तो यहाँ जो फॉर्मेट है वो इस तरह का फॉर्मेट है, y1 = a sin ωt-kx, ये पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है y2 = a sin ωt+kx। तो जब आप इनको ऐड करोगे और इनको एक्सपेंड करोगे और ऐड करोगे वाई नेट, तो वाई नेट की क्वेश्चन आ जाएगी 2a sin ωt cos kx, ये बनेगी इक्वेशन। अब इसमें अगर मैं पूछूं एम्पलीट्यूड बनाने का फंक्शन क्या हुआ कि x लोकेशन पे नेट एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो ये बनेगा 2a cos kx, क्योंकि अब यहाँ पे sin ωt का काम तो सिर्फ ऑसिलेट कराना है, और कितने एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कराना है उसका काम है, वो काम है cos का। अब हमें x की वैल्यू पता है और cos की x निकाल देते हैं। तो जरा देखते जाइए कैसे कर रहे हैं। 2a कितना है, a था आपका 0.05 मीटर, cos k कितना दिया, तो k दिया है सबको 2, और x कितना है हाफ,
और यहाँ पे x और y मीटर्स में ही थे और x भी आपको मीटर्स में दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये cos 1 हो गया। अब cos 1 कैसे निकालेंगे? तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपका हो जाएगा 0.1 cos 1। अभी cos 1 जो है वो रेडियन में, उसको डिग्रीज में करेंगे तो ये 180/पाई हो जाएगा, ये आएगा डिग्रीज में। और 180/पाई की जो वैल्यू आएगी जब आप डिवाइड करोगे 3.14 को 4 से 180 को, तो यही आनी चाहिए 57.3 डिग्री, cos 57.3 डिग्री। और इसकी वैल्यू दी है 0.54, तो ये आ जाएगा 0.054 मीटर्स। और इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 5.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इसमें गड़बड़ होने के चांसेस थे। तो 39 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी पार्ट। 39 भी पूछा है, 39 का आंसर बनेगा बी पार्ट। उसके बाद आपने 40 नहीं पूछा किसी ने, तो 40 के आंसर की बात कर लेते हैं। 40 का जो आंसर आपका आएगा, 40 का आंसर आएगा ए पार्ट 1। ठीक है, देख लेना 40 का आंसर ये आएगा ए पार्ट। 41 का जो आंसर आएगा वो भी आएगा ए पार्ट 318। 42 का जो आंसर आ रहा है, 42 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी पार्ट। 43 का जो आंसर आएगा वो ए पार्ट आएगा। ये सब डॉपलर इफेक्ट वाले हैं क्वेश्चन। 44 पूछा नहीं किसी ने। 44 का आंसर जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 44 का 1920 किलोमीटर। ठीक है, 1990 किलोमीटर वो पॉइंट होगा, एपी सेंटर होगा। ठीक है, जहाँ पे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा रही होगी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। और 45 पूछा तो 45 समझ लेते हैं। 45 का जो मेरा आंसर आ रहा है वो डी पार्ट, बाकी समझ लेते हैं क्या सिचुएशन। ठीक, इसमें एक बैट है और ये उड़ रहा है और नेविगेट कर रहा है, अल्ट्रासोनिक बीव्स प्रोड्यूस कर रहा है, और एक फ्लैट वॉल है, सामने एक फ्लैट वॉल है, उसकी तरफ उड़ रहा है। और बैट की जो स्पीड है वो 0.03 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड है। यानी बैट की जो स्पीड है वो 0.03 v के बराबर है। v जो है वो स्पीड ऑफ साउंड है। और रिफ्लेक्टेड द फ्रिक्वेंसी द बैट हियर्स रिफ्लेक्टेड ऑफ द बॉल, तो ये फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है 40 किलोहर्ट्ज की। तो 40 किलोहर्ट्ज जो है वो साउंड जाएगी, वहाँ पे टकराएगी और वापस लौट के आएगी। और कितनी फ्रिक्वेंसी ये ऑब्जर्व करेगा, लिसन करेगा, ठीक है, हियर करेगा। तो ये मैंने आपको मिरर इमेज कंसेप्ट से बताया कि मान लिया सोर्स हो गया, ये किसी स्पीड से आ रहा है, उसके पास 0.03 v की स्पीड से आ रहा है और ये 40 किलोहर्ट्ज जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। और इसको सुनाई क्या देगी, जो ऑब्जर्वर है वो भी 0.03 v की स्पीड से पास जा रहा है, तो उसको सुनाई क्या देगी फ्रिक्वेंसी, वो हमें निकालनी है। तो जो एफ एपरेंट आएगा या एफ डैश आएगा वो होगा F0 है 40 किलोहर्ट्ज। और यहाँ क्या लिखेंगे, v प्लस 0.03 v अपॉन v माइनस 0.03 v। ठीक है, सोर्स जो है वो भी पास आ रहा है और ऑब्जर्वर भी इधर से पास जा रहा है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 40 ऊपर जो आ जाएगा वो 1.03 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 0.97। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 42.5 किलोहर्ट्ज बन जाएगा। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। 42.5, 43.5 नहीं, 42.5। सो योर आंसर, हाँ ये गड़बड़ हो गया आंसर, ये डी पार्ट नहीं है, ये आंसर बनेगा सी पार्ट। मैं उसको ढंग से देख नहीं पाया। 42.5 है, 43.5 नहीं आएगा, 42.5 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा सी पार्ट। क्लियर।